नमस्कार, मैं रवीश कुमार। जब भी संसद का सत्र शुरू होने वाला होता है, जीएसटी की बात जोर जोर से होने लगती है। अब पेश होगा तो अब पास होगा। जीएसटी के बारे में सुनते पढ़ते यही लगता है कि अब भारत की कर प्रणाली की सभी समस्याओं का एक मुश्त समाधान है। गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स बोलते हैं इसे, और अब तक का सबसे बड़ा कर सुधार बताकर पेश किया जा रहा है। अगर ऐसा है तो जीएसटी को लेकर बातों का दायरा भी व्यापक होना चाहिए। सरकार के दावों से लगता है कि वो इसे पास कराने के लिए जरूरी सहमति और संख्या के बेहद करीब पहुंच गई है। जरूर यह एक जटिल विषय है, मगर आजमा कर देखते हैं। वैसे भी वित्त मंत्री ने का कहना है कि जीएसटी से देश का पहली बार आर्थिक एकीकरण होने जा रहा है। अब इतनी बड़ी गतिविधि हिंदुस्तान में हो रही है तो देश को भी गली गली में इस पर चर्चा करनी चाहिए। अभी भारत में पैदा होने वाले किसी भी माल पर केंद्र और राज्य मिलकर कई प्रकार के टैक्स लगा देते हैं। सेल्स टैक्स, एक्साइज टैक्स, वैट, चुंगी वगैरह वगैरह। इन्हें आप अप्रत्यक्ष कर कहते हैं। सामूहिक रूप से जहां माल पैदा हुआ वहां भी टैक्स दिया, जहां बिका या बनने गया तो रास्ते भर में भी तमाम तरह की चुंगियां दी, और खरीदा तो टैक्स दिया। व्यापारियों, कारोबारियों के लिए कई विभागों और कागजों के झंझट का सामना करना पड़ता है। कई जगहों के बिजनेस डूब जाते हैं और कई जगहों के बिजनेस चल पड़ते हैं। जैसे गाजियाबाद के एक व्यापारी ने बताया कि मशीन और मशीनरी पार्ट पर राज्य सरकार 14.5% टैक्स लगाती है, और इसी आइटम पर आसपास के कुछ राज्य 5 से 7% का टैक्स लगाते हैं, जिससे गाजियाबाद में इसका धंधा कमजोर हो गया, क्योंकि लोग इस काम के लिए दूसरे राज्यों में चले गए। अब हमें यह नहीं मालूम कि अगर सभी जगह एक दर से टैक्स लगा दिया जाए तो सभी जगह मशीनरी का धंधा चमकेगा या किसी एक या दो जगहों पर ही चमकेगा, जैसा कि अभी है। जीएसटी लागू होगा कि एक ही बार और एक ही जगह टैक्स देना होगा। इससे पहले वैट और सर्विस टैक्स आया था, तब भी उन्हें लेकर खूब सपने दिखाए गए, लेकिन अब सबको मिलाकर एक जीएसटी लाया जा रहा है तो सपने अब एक हो गए हैं, ज्यादा बड़े लगते हैं। टैक्स की उगाही बढ़ जाएगी और भारत की जीडीपी भी 0.9 से लेकर 1.5 से 2% तक बढ़ जाएगी, ऐसा कहा जा रहा है। जीडीपी बढ़ने के पीछे दलील यह भी दी जाती है कि इस वक्त असंख्य कारोबार का भारत में कोई रिकॉर्ड नहीं है, लिहाजा जीडीपी का सही आकलन नहीं हो पाता। जीएसटी से जुड़े जानकार कहते हैं कि जो भी सेवाएं देते हैं, चाहे वो व्यापारी हों, उद्योगपति हों या अलग अलग तरह के दुकानदार, सब्जी बेचने वाले से लेकर बाल काटने वाले तक, अगर उनका सालाना टर्नओवर 10 लाख से अधिक है तो रिटर्न फाइल करना पड़ेगा, रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा। इससे सरकार के पास ज्यादा से ज्यादा वास्तविक आंकड़ा आएगा और करों की वसूली भी बढ़ जाएगी। लेकिन जो जीएसटी आ रहा है, क्या वो वाकई एक कर, एक दर और एक प्रकार की कर प्रणाली है? क्या वाकई जीएसटी के लागू होने के बाद सभी जगह समान कर लागू होने जा रहे हैं? अगर ऐसा है तो इसकी सूची में ये 3 अलग अलग नाम क्या कहते हैं? सेंटर जीएसटी, स्टेट जीएसटी और इंटर स्टेट जीएसटी। वित्त मंत्री ने इसे आर्थिक एकीकरण कहा है, तो फिर 3 प्रकार की जीएसटी क्यों है, एक प्रकार की क्यों नहीं है? आलोचकों का कहना है कि 3 प्रकार की जीएसटी के कारण अब व्यापारी का असेसमेंट भी 3 जगहों पर देखा जाएगा। जैसे पहले चल रहा था वैसा ही चलेगा। आलोचकों का यह भी कहना है कि एक ही रिटर्न फाइल करनी होगी, ये अब नई बात है, लेकिन उसकी जांच कम से कम 2 या 3 अधिकारी कर सकते हैं, केंद्र और राज्य स्तर के। कहीं व्यवस्था वही तो नहीं रहेगी? क्या वाकई विभागों के चक्कर लगाने से मुक्ति मिल जाएगी? सोना चांदी और विलासिता पर जीएसटी अलग, आम जनता से जुड़ी चीजों पर जीएसटी अलग, पेट्रोलियम, शराब, सिगरेट पर जीएसटी अलग। अगर रेट का झंझट जीएसटी में रहेगा तो फिर जीएसटी का क्या फायदा? अखबारों में ज्यादातर लेख और बयानों को पढ़ते हुए जीएसटी की प्रशंसा ही मिलती है। उनमें यह कहा जा रहा है कि जीएसटी अंतिम रूप से बेहतर है। एक परिपक्व अर्थव्यवस्था में हर तरह के कारोबार का रिकॉर्ड होना चाहिए। क्या भारत के ज्यादातर लोग इसके लिए तैयार हैं? अव्वल तो राजनीतिक दलों को ही मनाने में इतने साल लग गए, तो लोगों को भी वक्त देना ही पड़ेगा। रिकॉर्ड से बाहर व्यापार करना अब जीएसटी के बाद मुश्किल हो जाएगा। दुनिया के 160 से अधिक देशों में जीएसटी लागू है। मुझे नहीं मालूम कि उसके बाद वहां की अर्थव्यवस्था कितनी बढ़ गई है। वैसे तो अभी यही सुन रहे हैं कि मंदी चल रही है सारी दुनिया में, अमेरिका में नहीं लागू है। अरुण कुमार ने इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल वीकली में कुछ सवाल उठाए हैं, और उनका कहना है कि ये कहा जा रहा है कि जीएसटी के कारण हमारी जीडीपी में अप्रत्यक्ष करों का हिस्सा बढ़ जाएगा, इनडायरेक्ट टैक्स का। इनडायरेक्ट टैक्स बढ़ने से मुद्रास्फीति बढ़ती है, ये कुमार साहब कहते हैं, तो चीजों के दाम कैसे कम हो जाएंगे? उनका यह भी कहना है कि ज्यादातर चीजों के दाम बढ़ेंगे जीएसटी आने के बाद। जीएसटी का असंगठित क्षेत्र के कारोबार पर क्या असर पड़ने वाला है, इसे देखना चाहिए।
क्या वाकई इससे हमारी अर्थव्यवस्था में छिपे काले धन को कम या समाप्त किया जा सकेगा? कई लोग कह रहे हैं कि चोरी करना मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि बिना टैक्स चुकाए जीएसटी दिए आप अपने माल की सप्लाई दूसरी फैक्ट्री में या मार्केट में कर ही नहीं सकते हैं। क्या जीएसटी वाकई हर मर्ज की दवा है? प्रोफेसर प्रभात पटनायक ने टेलीग्राफ में जीएसटी को लेकर संघीय ढांचे के कमजोर पड़ने की आशंका पर एक लेख लिखा है। संघीय ढांचे का मतलब आप यूं समझिए कि केंद्र और राज्य अपने आर्थिक फैसले अपनी अपनी जरूरतों के हिसाब से कर रहे हैं। वो सुविधा या अधिकार क्या समाप्त हो जाएगा? जीएसटी के बाद राज्यों के लिए टैक्स को लेकर कुछ करने के लिए नहीं बचेगा। वो हर चीज के लिए केंद्र पर निर्भर हो जाएगा। लेकिन वित्त मंत्री का दावा है कि ज्यादातर राज्य जीएसटी के लिए सहमत हो गए हैं। तमिलनाडु की कुछ आपत्तियां हैं। हम इन सवालों के साथ आज जीएसटी के बारे में समझने का प्रयास करेंगे। संसद का मॉनसून सत्र हो सकता है जीएसटी के कारण ऐतिहासिक हो जाए। संविधान संशोधन बिल है, राज्यसभा में पास होने के बाद आधे राज्यों की विधानसभाओं से भी पास होना है इसे। वित्त मंत्री दावा करते हैं कि इससे भारत की जीडीपी 2% बढ़ जाएगी। क्या वाकई जीएसटी नहीं होने के कारण हमारी जीएसटी 2% कम है? जीएसटी के कारण हम किस आधार पर आशा कर रहे हैं कि अप्रत्यक्ष कर का आधार बढ़ जाएगा? क्या भारत की जीडीपी इसलिए कम है कि बहुत सारा कारोबार रिकॉर्ड पर नहीं है? अगर जीएसटी का मतलब एक टैक्स होना था तो राज्यों को पेट्रोलियम पर वैट और सेल्स टैक्स लगाने की छूट क्यों दी गई? केंद्र सरकार राज्यों को 3 साल तक जो भी राजस्व नुकसान होगा उसकी भरपाई करेगी। उसके बाद राजस्व नुकसान होगा तो राज्य क्या करेंगे, इसकी कोई चर्चा या हम आम लोगों के बीच समझ नहीं है। जीएसटी काउंसिल में 3/4 से फैसला होना है। देश में राजनीति स्थायी नहीं है। मौजूदा दौर में भाजपा को बढ़त हो सकती है, लेकिन जीएसटी काउंसिल में भाजपा विरोधी राज्यों के लिए क्या स्थिति इतनी आसान होगी? मान लीजिए वहां पर कांग्रेस और बीजेपी मिल जाएं और दिल्ली की आम आदमी पार्टी सरकार अपने प्रस्ताव को पास ही ना करा सके। मौजूदा व्यवस्था में ही फंड को लेकर केंद्र और राज्यों के बीच इतनी तनातनी चलती है। कहीं ऐसा तो नहीं कि राज्य का वित्त मंत्री जीएसटी काउंसिल के दफ्तर में ही बैठा रहेगा? एक सवाल यह भी उठता है कि जब सारे कर जीएसटी काउंसिल से तय होंगे तो राज्यों के वित्त मंत्री क्या करेंगे? क्या वो अपनी राजधानियों से दिल्ली का दौरा करने के लिए वित्त मंत्री बनेंगे? हमारे पास इस विषय पर बात करने के लिए दो बेहद काबिल मेहमान हैं। हम हिंदी के दर्शकों को इन जटिल विषयों से गुजर कर देखना चाहिए, ताकि जब सरकार संसद में इसे पास कर इसे लेकर बड़े बड़े दावे करे तो हम भी इसकी उपयोगिता और ऐतिहासिकता को समझ सकें। तो हमारे साथ आज हैं प्रोफेसर प्रभात पटनायक। आप चर्चित और प्रचलित लोकप्रिय अर्थशास्त्री हैं, और अरविंद विरमानी साहब, आप भारत के पूर्व मुख्य आर्थिक सलाहकार रहे हैं। आज ही डॉक्टर मनमोहन सिंह ने अपने इंटरव्यू में आपके बारे में जिक्र किया है, कई लोगों को श्रेय दिया है, तो उसमें आपका भी नाम है। प्रोफेसर प्रभात पटनायक से हम अभी उनका लिंक नहीं मिल रहा है, प्रोफेसर प्रभात पटनायक का। अरविंद विरमानी साहब, मैं अब आपसे ही पूछना चाहता हूं कि ये जीएसटी के जरिए ये बात कही जा रही है कि एक राष्ट्रीय कर प्रणाली हो जाएगी, एक तरह का बाजार हो जाएगा। मैं आपसे ये जानना चाहता हूं कि जब हर जगह एक ही प्रकार के टैक्स सिस्टम हो जाएगा तो फिर उस कंपटीशन का क्या होगा? कैसे बाजार बढ़ेगा? कैसे सुविधा होगी? सर देखिए, ये जो जीएसटी की बात है, पहले तो समझना चाहिए इसमें 2 बेसिक एलिमेंट हैं जी। एक तो कॉन्स्टिट्यूशनल चेंज है। कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से टैक्सेस डिवाइड करे गए थे। सेंटर, कई टैक्सेस सेंटर के हाथ में थे, कई टैक्सेस स्टेट के हाथ में थे। तो बेसिक ये इम्पोर्टेंट रेवोल्यूशनरी चेंज है कि जो जैसे आपने कहा, जो गुड्स एंड सर्विसेज, जो जिसको हम इनडायरेक्ट टैक्सेस कहते हैं, उसको इंटीग्रेट करेगा। तो ये जो लिस्ट हैं, ये दोनों लिस्ट नहीं रहेंगी। इसमें जो भी एक्साइज ये वो बिसाइड्स 1-2-3 टैक्सेस जो आपने मेंशन किए हैं, ओवरऑल जो इनडायरेक्ट टैक्सेस हैं वो कंबाइन करके एक स्तर में कंबाइंड लिस्ट में आ जाएंगे। तो दैट इज इट्स अ फर्स्ट टाइम कि इतना बड़ा इकोनॉमिक इशू कॉन्स्टिट्यूशनल चेंज में आया है। तो एक तो ये चीज है, बट दिस जस्ट मेक्स इट पॉसिबल टू इंटीग्रेट द टैक्स। आप उससे क्या करिए वो आपका मतलब है, पर जो कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट है इससे वो इंटीग्रेशन पॉसिबल हो जाएगा। पॉसिबल है। और दूसरा है जो एक्चुअल जी, मेरा इसी पे एक सवाल आप, और दूसरा है जो एक्चुअल जीएसटी बिल। मेरा सवाल ये है कि
एक जीएसटी की बात कही गई थी कि एक प्रकार की दर होगी चारों तरफ कर प्रणाली में, ठीक है। लेकिन अब ये 3 प्रकार के जीएसटी पता चल रहा है। पेट्रोलियम पर राज्य अब अपने पहले की तरह सेल्स टैक्स, वैट वगैरह लगाएंगे। स्टेट जीएसटी सुन रहे हैं अलग है, नेशनल सेंटर जीएसटी अलग है। तो ये तो अलग अलग ही हुआ ना सर, एक क्या हुआ इसमें? नहीं, तो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट हो गई। हाँ। तो उसके बाद जीएसटी में क्या इंक्लूड होगा, जो जीएसटी बिल एक्चुअल होगा उसमें अभी तक 10 साल डिस्कस करके भी अभी जो 3 एक्साइज हैं वो अग्रीमेंट नहीं हुआ है। जो पेट्रोल एक्साइज और अल्कोहल एक्साइज जो आपने मेंशन, ये 3 चीजें अभी जीएसटी बिल में नहीं इंक्लूड की जाएंगी। ये तो एक चीज है, ये तो 3 चीजें हैं, इसकी हम अलग डिस्कस कर सकते हैं ये इंपॉर्टेंट है या नहीं। बाकी जो गुड्स एंड सर्विसेज हैं वो सारे इंटीग्रेट हो जाएंगे उसमें। जैसे आपने बोला अभी सेपरेटली सेंटर स्टेट उसमें करके, पर कलेक्शन मशीनरी जो होगी वो तकरीबन इंटीग्रेट हो जाएगी। तो कलेक्शन मशीनरी अब आप जैसे आप प्रभात साहब की आपने बात की, वो कह रहे हैं स्टेट्स का रोल ही नहीं रहेगा। प्रिसाइसली बिकॉज ऑफ दिस ये कॉम्प्रोमाइज किया गया है कि स्टेट्स एक यूनिफाइड जीएसटी लगा सकेंगी, वो उसको वेरी कर सकेंगी। क्योंकि जो नेशनल जीएसटी कई लोगों ने प्रपोज किया था उसमें खाली शेयरिंग फॉर्मूला था। दैट इज कि एक रेट होगा जैसे 18% और 18 में से शेयर किया जाएगा 8% और 10% या जो भी शेयरिंग किया जाए। पर यह स्टेट्स को मंजूर नहीं था क्योंकि वो थोड़ी अपनी इंडिपेंडेंस रखना चाहते थे। एग्जैक्टली द क्रिटिसिज्म टू मीट द क्रिटिसिज्म जो प्रोफेसर प्रभात ने कहा है, उस लिए ये सेपरेट रखा गया है। अगर वो क्रिटिसिज्म वैलिड होता तो कंबाइन होना चाहिए। ठीक है सर, अभी तो उनका सिग्नल नहीं मिल रहा तो हम फोन लाइन पे लेने की कोशिश करते हैं। पर मुझे एक बात बताइए कि जब आप कह रहे हैं कि सेंटर का एक रेट होगा जैसे 18% है, हमारे दर्शकों की समझ नहीं 10 और 8, हाँ मान लीजिए कि 18% एक रेट तय टोटल 18 टोटल, तो उसमें सेंटर का भी है उसमें स्टेट का भी है, इसके ऊपर कोई टैक्स नहीं होगा, आप ये कह रहे हैं। अगर इसे 18 ही अंतिम मान लिया जाए अभी समझने के लिए, तो इसके ऊपर कोई टैक्स नहीं होगा, ठीक है। अभी कई लोग सर्विसेज पे, राइट, ठीक है, अभी कई लोग कहते हैं कि 24% तक, कहीं 23% तक टैक्स दिया जाता है। अब मुझे अगर आप बताएं कि हर जगह यूनिफॉर्म टैक्स हो जाएगा, तो जैसे मैंने गाजियाबाद का उदाहरण दिया कि एक मशीनरी की इंडस्ट्री है वहाँ पे, और वहाँ 14.5% टैक्स लगता है वो जो भी प्रोडक्ट बनाते हैं, लेकिन वही सामान दूसरे राज्यों में 5 या 7% टैक्स लगता है। अब जब एक हो जाएगा तो हम किस तर्क से माने कि जो राजस्थान में 5% पे चल रहा था वो बंद हो जाएगा और गाजियाबाद वाला फिर से चलने लगेगा? तब इसीलिए जो मैंने बोला कि एक इंटीग्रेटेड मशीनरी होगी जो एक्चुअल इंप्लीमेंटेशन करेगी, तो वो कलेक्शन पॉइंट एक होगा। ये तो तीसरी स्टेज है। एक बारी जीएसटी बिल पास हो जाएगा, अप्रूव हो जाएगा कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, तो उसके बाद ये इंटीग्रेटेड मशीनरी ये 1 साल में इनको अनरोल करनी पड़ेगी, खाली एक पॉइंट पे कलेक्शन किया जाएगा। पर ये बात ये भी जहां तक मैं समझा हूं सर कि एक रिटर्न आप फाइल करेंगे जिसमें आप स्टेट जीएसटी का भी जिक्र होगा और सेंटर जीएसटी का भी जिक्र होगा, वो रिटर्न अब एक जगह फाइल करेंगे। हाँ। लेकिन उस रिटर्न को सेंटर का भी अधिकारी स्क्रूटनी कर सकता है और स्टेट का भी अधिकारी स्क्रूटनी कर सकता है। अब अगर विवाद हुआ तो गाड़ी लेके दिल्ली भी दौड़ी है और गाड़ी लेके लखनऊ भी दौड़ी है सर। अब ये जो प्रोसीजरल डिटेल्स हैं, हाँ, अभी ठीक है, वो क्लियर नहीं है। राइट। हो सकता है कि वो इस तरह डिवाइड करें कि 10 लाख से लेके 1 करोड़ तक स्टेट्स उसका इन्वेस्टिगेशन करे, हाँ, और 1 से ऊपर सेंटर करे। अभी अब मुझे पता नहीं है। ठीक है। प्रोफेसर प्रभात पटनायक, हमारे उनका सिग्नल मिल गया है। अगर शुरू से मिला होता तो मैं संघीय ढांचे के सवाल पर ही आता, लेकिन हम यहीं से भी शुरू कर सकते हैं। विरमानी साहब ने कहा है प्रोफेसर पटनायक कि राज्यों को भी जीएसटी में टैक्स तय करने का एक हिस्सा दिया गया है, इसीलिए वो स्टेट जीएसटी है। इसीलिए जो आप सवाल उठा रहे हैं कि संघीय ढांचे पर, फेडरल स्ट्रक्चर पर ये प्रहार है, ब्लो है, वो सही नहीं है। तो क्या आप हमारे दर्शकों को बता सकते हैं कि उनके लिए ये क्यों जानना जरूरी है कि ये संघीय ढांचे पर अगर प्रहार होगा
तो उनका एक लोकतांत्रिक नुकसान होगा, या वो क्यों ना खुश हों कि एक तरह की कर प्रणाली होगी तो उनके राज्यों में भी बिजनेस व्यापार करना सरल हो जाएगा, सिंपल हो जाएगा। जी नहीं, पहली बात तो यह है कि जी आप बोलते रहे सर। हाँ, पहली बात तो यह है कि ये जो 2%, 1% जीडीपी, इसका कोई मतलब नहीं है, क्योंकि ये बिल्कुल बेकार की बातें हैं। ये आप किसी भी आंकड़ा इस तरह से जोड़ सकते हैं, इससे कुछ फर्क नहीं पड़ता। दूसरी बात यह है कि आप जब कह रहे हैं आर्थिक एकीकरण, दुनिया की सबसे बड़ी इकोनॉमी है यूनाइटेड स्टेट्स। यूनाइटेड स्टेट्स में ऐसा कोई यूनिफॉर्म जीएसटी नहीं है। हर स्टेट के पास कई सारे टैक्सेस हैं और वो कई सारे टैक्सेस भी लगाते हैं। कोई वैल्यू एडेड टैक्स भी नहीं है, कुछ तो ग्रोस वैल्यू ऑफ आउटपुट के ऊपर है, बिल्कुल जैसे हमारे सेल्स टैक्स टाइप के टैक्सेस हैं। तो आप क्या कहेंगे कि यूनाइटेड स्टेट्स में आर्थिक एकीकरण अभी तक नहीं हुई? तो ये आर्थिक एकीकरण की बात मुझे उतना कुछ ज्यादा समझ में नहीं आता, क्यों इसके ऊपर इतना प्रेशर डाला जा रहा है। तीसरी बात यह है कि हम जब कहते हैं कि स्टेट्स के रेवेन्यू लॉसेस सेंटर कॉम्पेंसेट करेगी 3 साल के लिए, वो भी मेरा कोई उससे लेना देना नहीं है। अगर भी करे, सिर्फ 3 साल नहीं, हमेशा के लिए करे, तब भी मुझे लगता है कि हमारे संविधान में जो कुछ राज्य सरकारों को अधिकार दिया गया था, वो अधिकार छीन लिए जा रहे हैं, क्योंकि इसमें एक यूनिफॉर्म टैक्स है। अगर आप यूनिफॉर्म जीएसटी की बात नहीं करते, मैं कह रहा हूं एसजीएसटी की बात, स्टेट जीएसटी, अगर स्टेट जीएसटी का रेट यूनिफॉर्म नहीं होता, अभी क्या है, अभी कोई भी सरकार किसी चीज के ऊपर टैक्स बढ़ा सकता है, किसी के ऊपर घटा सकता है, किसी को छोड़ सकता है, किसी के ऊपर ज्यादा कर सकता है, लेकिन अभी जो है उनके पास एक अधिकार है। अगर वो अधिकार आप छीन रहे हैं, कह रहे हैं कि भाई यूनिफॉर्म एसजीएसटी, स्टेट जीएसटी होगा, और अगर आप उसको चेंज करना जी, काउंसिल और बहुत सारे स्टेट्स उसमें होंगे, तो वो आपके साथ राजी होंगे, नहीं राजी होंगे, कोई इसके बारे में कुछ नहीं बता सकता। यानी कि आपके पास जो मौलिक एक अधिकार था, उसको है संविधान के बेस, समझ लीजिए। मैं फोन लाइन पे, बारिश हो रही है दिल्ली में, फोन लाइन पे लेने की कोशिश करता हूं कि वहीं से फिर बात कर ले, और जल्दी से डायरेक्टर साहब फोन लाइन पे मिला दीजिए, ठीक है। थोड़ा सा एक्टिव रहा कीजिए। बिरमानी साहब, मैं ये जानना चाहता हूं कि ये एक तर्क है, अभी वो आ जाएंगे तो फिर आप उनके साथ बात कर लीजिएगा। ये जो एक तर्क है, मैं नहीं समझ पाया, जो मैं पढ़ रहा था कि इससे सारा कुछ ऑन रिकॉर्ड हो जाएगा तो हमारी जीडीपी बढ़ जाएगी। अभी देखिए सर्विस टैक्स का हिस्सा कितना ज्यादा है हमारी जीडीपी में, तो उसका भी रिकॉर्ड है। क्या हम कैसे समझें या अपने दर्शकों को बताएं कि 10 लाख से ऊपर का टर्नओवर का कारोबार जो है वो किसी प्रकार के रिकॉर्ड में नहीं है और सरकार उसका जीडीपी में किसी भी प्रकार की गिनती नहीं कर पा रही है, ये कैसे संभव है सर? नहीं, रिकॉर्ड की बात नहीं है। जो कॉन्सेप्ट ऑफ वैट है एज अगेंस्ट सेल्स टैक्स या कोई और एक्साइज टैक्स, हाँ। वैट का कॉन्सेप्ट है कि चेन सेटअप हो जाती है। एक आदमी दूसरे को दे, दूसरा तीसरे को दे, वो सारी चेन सेटअप हो जाती है। अगर बीच में से कोई टैक्स नहीं दे तो वो अगली स्टेज पे उसका कलेक्शन हो जाता है। इसलिए टैक्स इवेजन और करप्शन थोड़ी ज्यादा मुश्किल होती है। ये मतलब नहीं है कि बिल्कुल ही करप्शन खत्म हो जाएगी, पर ये जो करप्शन और टैक्स इवेजन है ये घट जाती है। इसका मतलब है अगर आप रेवेन्यू न्यूट्रल टैक्स लगाएं तो उसको भी कम भी कर सकते हैं। तो इनिशियली अगर 18% अगर हम कहें उदाहरण के लिए रेवेन्यू न्यूट्रल है, तो अगर ये टैक्स इवेजन और करप्शन कम हो जाएगी तो फिर रेट कम भी किए जा सकते हैं।